हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। जो स्टार्टिंग की 3 डेफिनेशन थी उनके बारे में पढ़ा था। अर्थशास्त्र की उत्पत्ति 2 शब्दों से हुई थी, आयकु एवं नोमस शब्दों से, जिसका मीनिंग था गृहस्थी के संयोग का नियम। डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन को 5 भागों में 5 अर्थशास्त्रियों द्वारा विभिन्न प्रकार से डेफिनेशन दी गई थी, जिसमें स्टार्टिंग की 3 डेफिनेशंस अपन ने कल देख ली थी। पहली डेफिनेशन थी धन प्रधान डेफिनेशन, जिसके प्रबल समर्थक एडम स्मिथ और वाकर थे। उन्होंने धन को ही मुख्य केंद्र बिंदु माना था। यह डेफिनेशन काफ़ी समय तक प्रचलन में रही। उसके बाद कल्याणवादी डेफिनेशन जो मार्शल द्वारा दी गई थी, मार्शल और पिग्गू इसके समर्थक थे। इन्होंने धन संबंधी डेफिनेशंस की आलोचनाएं की थी और उन्होंने कल्याणवादी डेफिनेशन दी। फिर कल्याणवादी में भी कुछ आलोचनाएं पाई गई, जैसे विभिन्न श्रेणियों में उनको डिवाइड किया गया था मनुष्य को। रॉबिन्सन ने उसकी आलोचना की और दुर्लभता संबंधी उसने अपनी खुद की डेफिनेशन रखी। स्टार्टिंग की 3 ये डेफिनेशंस अपन ने कल पढ़ ली थी। आज उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। आज देखते हैं मार्शल तथा रॉबिन्स की परिभाषाओं में अंतर। दोनों ने जो डेफिनेशंस दी हैं उन दोनों में क्या अंतर हैं, ये क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में। इसको ध्यान से देखते हैं। अंतर की बात करें तो मैंने 5-7 अंतर लिखे हैं, इसके अलावा भी अंतर हो सकते हैं। पहला अंतर है, मार्शल ने जो परिभाषा दी है, डेफिनेशंस दी हैं, कल्याणवादी डेफिनेशंस, वह सरल एवं स्पष्ट हैं, जबकि रॉबिन्स की जो डेफिनेशन है वह परिभाषा तुलनात्मक रूप से कठिन एवं जटिल है। दूसरा अंतर, मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र मानव की धन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन है, जबकि रॉबिन्स बताते हैं कि अर्थशास्त्र दुर्लभ एवं वैकल्पिक उपयोग वाले साधनों के चयनात्मक क्रियाओं का अध्ययन है। यानी दुर्लभ एवं वैकल्पिक उपयोग वाले जो साधन हैं उनकी चयन करने का अध्ययन है, चयनात्मक क्रियाओं का अध्ययन है। और चयन क्यों किया जाता है इकोनॉमी में? चयन करने के जो दुर्लभ साधन है उनमें से चयन किया जाए, प्रायोरिटी डिसाइड की जाए, उसके उन्होंने 3 कारण बताए थे। असीमित आवश्यकताएं पहला कारण, दूसरा कारण सीमित साधन, और तीसरा साधनों के वैकल्पिक प्रयोग। इन 3 कारणों की वजह से इकोनॉमी में साधनों का चयन किया जाता है। तीसरा जो अंतर है, मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान है, यानी समाज से जुड़े व्यक्ति ही अर्थशास्त्र में अपनी भूमिका अदा करते हैं। मार्शल ने बताया था कि जो सन्यासी व्यक्ति हैं, सन्यासी हुए, साधु हुए, उनको मार्शल ने अपनी डेफिनेशन में शामिल नहीं किया था। जबकि रॉबिन्स बताते हैं कि अर्थशास्त्र सोशल साइंस न होकर एक ह्यूमन साइंस है, मानव विज्ञान है। वो मनुष्य में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते। चाहे रॉबिन्स का मानना था कि चाहे साधु हों, सन्यासी हों या और भी कोई मनुष्य हों, सभी मनुष्य पे अर्थशास्त्र के जो सिद्धांत हैं वो सभी प्रकार समान रूप से लागू होते हैं। इस वजह से रॉबिन्स अर्थशास्त्र को एक मानव विज्ञान मानते हैं, जबकि मार्शल सामाजिक विज्ञान मानता था। नेक्स्ट अंतर की बात करें, मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है। आदर्श विज्ञान से तात्पर्य इसमें कला एवं विज्ञान दोनों सम्मिलित हैं। और रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र एक विशुद्ध वास्तविक विज्ञान है। विशुद्ध वास्तविक विज्ञान यानी इसमें कला का कोई भी मीनिंग या उसका कोई भी अर्थ सम्मिलित नहीं होता। कला यानी किसी कार्य को सर्वोत्तम ढंग से करने की क्रिया को कला कहा जाता है। विज्ञान को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, वास्तविक विज्ञान, आदर्श विज्ञान। मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ, हो सकता है कल मिस्टेक हो गई हो बोलने में। वास्तविक विज्ञान वास्तविक स्थिति से अवगत कराती हैं, वर्तमान में क्या है उसको वास्तविक विज्ञान दर्शाती हैं। जबकि आदर्श विज्ञान के अंतर्गत आदर्श स्थिति को बताया जाता है कि क्या बेस्ट होना चाहिए। आदर्श विज्ञान के अंतर्गत मूल्य निर्णय सुनाया जाता है कि ये होना चाहिए, अपना खुद का वैल्यू डिसीजन दिया जाता है।
नेक्स्ट अंतर की बात करें तो मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र का संबंध भौतिकता एवं भौतिक कल्याण से है। कल्याण को डिवाइडेशन दो भागों में पिगू ने किया था, आर्थिक कल्याण और गैर आर्थिक कल्याण। आर्थिक कल्याण जिनको मॉनेटरी टर्म्स में मेजरमेंट किया जा सके, इकोनॉमिक्स में ओनली आर्थिक कल्याण की बात की जाती है। उसी से संबंधित मार्शल बताते हैं कि अर्थशास्त्र का संबंध भौतिकता एवं भौतिक कल्याण से है, जबकि रॉबिन्स मानते हैं कि अर्थशास्त्र का संबंध भौतिक एवं अभौतिक साधनों से है जो दुर्लभ हैं। इसमें इन्होंने श्रेणियों में डिवाइड नहीं किया, चाहे कोई भी संबंध, अर्थशास्त्र का संबंध सबसे है, चाहे वह भौतिक हो चाहे अभौतिक हो, दोनों से उसका संबंध है अर्थशास्त्र का। नेक्स्ट अंतर की बात करें, मार्शल की जो परिभाषा है वह वर्गीकरण या श्रेणियों में डिवाइडेशन किया हुआ है। मार्शल ने मनुष्य को विभिन्न प्रकार की श्रेणियों में विभाजित किया था, जबकि रॉबिन्स की परिभाषा वर्गीकरण या श्रेणी में डिवाइडेशन न होकर विश्लेषणात्मक परिभाषा इसको माना जाता है, रॉबिन्स की परिभाषा को। इसी वजह से ये थोड़ी जटिल परिभाषा मानी गई है रॉबिन्स की परिभाषा। और लास्ट अंतर जो है मार्शल की डेफिनेशन है उसका क्षेत्र संकुचित है, क्योंकि मार्शल ने विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया है मनुष्य को, या अर्थशास्त्र को विभिन्न श्रेणियों में इन्होंने बांटा है। इस वजह से इसका क्षेत्र संकुचित हो जाता है, जबकि रॉबिन्स की परिभाषा का क्षेत्र विस्तृत है। तो ये कुछ सीधे सीधे जो अंतर हैं ये मैंने यहाँ नोट डाउन किए हैं। आप बुक से नोट करके और भी अंतर बता सकते हैं, जरूरी नहीं यही अंतर आप लिखें, और भी अंतर हो सकते हैं, लेकिन जो मुझे स्पष्ट लगते हैं सही और सही जल्दी याद होने वाले वो यही अंतर हैं। यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है और पूछा जा सकता है। आगे जो चौथी परिभाषा थी इकोनॉमिक्स की वो थी आवश्यकता विहीनता परिभाषा, यानी आवश्यकता को कम करने संबंधी परिभाषा। ये इसके समर्थक जेके मेहता थे। जेके मेहता ने इसको परिभाषित किया था। जेके मेहता का क्या मानना था या उन्होंने क्या डेफिनेशन दी? जेके मेहता के अनुसार अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो मानवीय आचरण का अध्ययन उसके आवश्यकता विहीन के लक्ष्य पर पहुंचने के साधन के रूप में करता है। यानी प्रोफेसर जेके मेहता का मानना यह है कि सबसे अहम लक्ष्य आवश्यकताओं को कम करना होना चाहिए। जैसे जैसे आवश्यकताओं में कमी होती चली जाएगी वैसे वैसे सुख की प्राप्ति में वृद्धि होती चली जाएगी। मेहता के अनुसार वास्तविक सुख की वृद्धि आवश्यकताओं को अधिकतम करने में नहीं बल्कि उन्हें कम करने में है। आवश्यकता ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, आवश्यकता कम होगी तो सुख की ज़्यादा प्राप्ति होगी। ये प्रोफेसर जेके मेहता का मानना था। लेकिन प्रोफेसर जेके मेहता की भी आलोचनाएं की गई, जो इन्होंने डेफिनेशन दी उसकी भी आलोचना की गई। पहली आलोचना की गई कि प्रोफेसर मेहता ने जो आवश्यकता विहीनता का जो सैद्धांतिक आदर्श प्रस्तुत किया है वो आज के भौतिक युग में अव्यवहारिक सा प्रतीत होता है, क्योंकि आज जो विलासिता का युग है, भौतिकवाद का युग है, इसमें आवश्यकता को कम करना बहुत ही कठिन कार्य है। इस आधार पे पहली आलोचना की गई कि आवश्यकता को मनुष्य कम नहीं कर सकता, बल्कि जैसे जैसे मनुष्य के पास पैसे आते जाते हैं मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं और उसका सुख भी बढ़ता जाता है। तो इस आधार पे उन्होंने ये पहली आलोचना की कि यह अव्यवहारिक डेफिनेशन है। दूसरी आलोचना का जो बिंदु बताया वो बिंदु अनावश्यक विस्तृत एवं जटिल। मेहता की परिभाषा को भी अनावश्यक विस्तृत एवं जटिल बताया गया। प्रोफेसर मेहता ने धर्म तथा दर्शन शास्त्र को अर्थशास्त्र से जोड़ के उसके क्षेत्र को अनावश्यक विस्तृत एवं जटिल बना दिया है। तीसरा जो इनकी आलोचना की गई, इसकी डेफिनेशन की जो आलोचना की गई वो इस बिंदु पे है कि यह परिभाषा भ्रमात्मक है, यानी भ्रम पैदा करती है। प्रोफेसर मेहता के अनुसार प्रोफेसर मेहता का मानना है कि एक निर्धन व्यक्ति धनी व्यक्ति की अपेक्षा ज़्यादा सुखी है। मेहता ये मानते हैं। उसके पीछे वो तर्क देते हैं क्योंकि निर्धन की आवश्यकताएं कम होती हैं, जबकि अमीर व्यक्ति की अनेक
आवश्यकताएं होती हैं वह उनसे घिरा रहता है। इस वजह से निर्धन व्यक्ति ज़्यादा सुखी हैं और धनी व्यक्ति कम सुखी हैं। लेकिन ऊपरी तौर पे देखें या वास्तविकता में देखें या अभी एक्चुअल जगत में देखें, एक्चुअल संसार में देखें तो ऐसा नहीं लगता। देखने पे लगता है कि धनी व्यक्ति ही अधिक सुखी हैं, गरीब व्यक्ति ज़्यादा दुखी हैं। इस आधार पे इसकी आलोचना की गई कि यह परिभाषा भ्रम उत्पन्न करती है, भ्रात्मक डेफिनेशन है। नेक्स्ट जो पांचवी डेफिनेशन थी वो थी विकास संबंधी परिभाषा, जिसके समर्थक सैमुअलसन थे। सैमुअलसन ने जो डेफिनेशन दी है यह जो रॉबिन्स के द्वारा जो डेफिनेशन दी गई थी उसी परिभाषा का थोड़ा विस्तृत रूप है। विकास संबंधी जो डेफिनेशन दी सैमुअलसन ने वो किस प्रकार दी, कौन सी डेफिनेशन थी, ये है। अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि व्यक्ति व समाज उत्पादन के सीमित साधनों का चुनाव एक समयावधि में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में लगाने, उनकी वर्तमान व भविष्य के बीच समाज में विभिन्न व्यक्तियों व समूहों में उपयोग हेतु वितरित करने के लिए किस प्रकार से करते हैं। ऐसा चाहे मुद्रा के उपयोग से करें अथवा उसके बिना करें। यह सैमुअलसन के द्वारा डेफिनेशन दी गई थी और टोटल ये 5 डेफिनेशंस हैं इकोनॉमिक्स की, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अभी भी जो विकास संबंधी परिभाषा हैं ये अभी ख़त्म नहीं हुई, इसका अभी जो प्रचलन चल रहा है इसको परिमार्जन विशुद्ध रूप दिया जाने की कोशिश की जा रही है। अभी यह समाप्त होने के इसमें नहीं है। जो विकास संबंधी डेफिनेशन है वह स्टैटिक नहीं होकर डायनेमिक प्रवृत्ति की हैं। जैसे अपन ने पहले देखा था कि रॉबिन्स ने जो डेफिनेशन दी थी वह स्टैटिक प्रवृत्ति की थी, यानी उसमें समय के साथ परिवर्तन नहीं हो रहा था। लेकिन विकास संबंधी जो डेफिनेशन दी गई है यह गत्यात्मक प्रवृत्ति की है, डायनेमिक प्रवृत्ति के हैं, इसमें परिवर्तन को अपनाया गया है। अभी विकास संबंधी जो विकास केंद्रित परिभाषा है इसका दौर पूरा नहीं हुआ है। अब इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन की बात करें, उपयुक्त परिभाषा कौन सी है इकोनॉमिक्स की, तो सबसे अच्छी जो परिभाषा मानी गई है वह, वैसे तो सभी परिभाषाओं के आलोचना की गई है, सभी परिभाषाओं की कुछ अच्छाइयाँ हैं कुछ दोष भी हैं, लेकिन अच्छी परिभाषा रॉबिन्स की डेफिनेशन को मानी गई है। और यह क्वेश्चन में ऐसे पूछ लिया जाए कि अर्थशास्त्र की डेफिनेशन बताइए, तो आपको सिंपल सी डेफिनेशन बतानी है जो मैंने कल बताई थी कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जिसके अंतर्गत संसाधनों को, सीमित संसाधनों को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च किया जाता है कि एक उत्पादक को अधिकतम लाभ हो, उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो और समाज का अधिकतम कल्याण हो, वो अर्थशास्त्र कहलाता है। इस प्रकार की एक इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। ये चैप्टर अपना यही ख़त्म होता है डेफिनेशन का। धन्यवाद।